मई में पाकिस्तान पर भारत के ऑपरेशन सिंदूर में 3 देश घायल हुए थे। पहला पाकिस्तान, दूसरा चीन और तीसरा तुर्की। तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन और मिसाइलों से भरा एक पूरा जहाज सौंपा था। हालांकि इन ड्रोन्स को भारत ने गाजर मूली की तरह काट डाला था। अब अमेरिका से भारत आ रहे अपाचे हेलीकॉप्टर्स की खेप को बीच समंदर में तुर्की ने रोक डाला है। इससे पहले दिल्ली धमाके के साजिशकर्ता का कनेक्शन तुर्की से निकला है। सवाल है कि आखिर तुर्की भारत से इतनी दुश्मनी क्यों पाल रहा है? जिस देश के सैनिकों के जान बचाने भारत ने बहा खून पसीना, वो तुर्की क्यों घोंप रहा भारत की पीठ में खंजर? पहले दिया पाकिस्तान को सैन्य सपोर्ट, फिर अमेरिका से भारत आ रहे अपाचे हेलीकॉप्टरों को बीच समंदर में रोका। दिल्ली के लाल किले को दहलाने की साजिश का सिरा पाकिस्तान नहीं, तुर्की में मिला। खुफिया एजेंसियां भी हैरान। 100 जन्मों में भी जो देश भारत का कर्ज नहीं उतार सकता, तुर्की फिर भारत से दुश्मनी क्यों पाल रहा? अब हुआ खुलासा। गजनवी के सेनापति सालार मसूद की हार का बदला या फिर एर्दोगन की सनक? आखिर क्यों भारत के दुश्मन नंबर 1 बनना चाहता है तुर्की? दोस्तों, दुनिया में एहसान फरामोशी की अगर कोई मिसाल दी जाएगी तो सबसे ऊपर एक ही मुल्क का नाम आएगा और वो है तुर्की। आप सोचिए, एक तरफ भारत है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, मुसीबत के वक्त दुश्मनों को भी पानी पिलाता है, और दूसरी तरफ वो मुल्क है जिसकी रगों में आज भी वही पुराना ऑटोमन साम्राज्य वाला गुरूर दौड़ रहा है। खबर बहुत बड़ी है और इसका सीधा कनेक्शन आपकी और हमारी सुरक्षा से जुड़ा है। 2025 का साल चल रहा है। भारत अपनी सैन्य ताकत को आसमान की बुलंदियों पर ले जा रहा है, लेकिन इसी बीच समंदर के एक रास्ते पर कुछ ऐसा हुआ है जिसने दिल्ली में बैठे शीर्ष अधिकारियों के माथे पर चिंता की लकीरें नहीं बल्कि गुस्से की आग पैदा कर दी है। ये कहानी सिर्फ एक जहाज को रोकने की नहीं है, ये कहानी है एक ऐसे विश्वासघात की जिसे सुनकर आपका खून खौल उठेगा। ये मसला सिर्फ कुछ हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी का नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी, बहुत गहरी और बेहद खतरनाक साजिश रची जा रही है। एक ऐसी साजिश जिसके तार सीधे तौर पर पाकिस्तान के उन आकाओं से जुड़ते हैं जो भारत को अस्थिर करना चाहते हैं। लेकिन वो भूल गए कि जिस अपाचे को वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं वो तो सिर्फ एक मशीन है। असली ताकत तो भारत के वो 140 करोड़ लोग हैं जिनका भरोसा अब तुर्की जैसे देशों से पूरी तरह उठ चुका है। आखिर तुर्की ने ऐसा क्यों किया? क्या उसे अपनी इकोनॉमी की फिक्र नहीं है, या फिर उसे लगता है कि वो भारत से पंगा लेकर बच जाएगा? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अपाचे की एंट्री और तुर्की का अड़ंगा। अब आते हैं मुद्दे की उस जड़ पर जिसने रातों रात कूटनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। जरा सीन को इमेजिन कीजिए। एक विशालकाय मालवाहक जहाज जो अमेरिका के बंदरगाह से निकलता है। इस जहाज के पेट में छिपा है भारत का वो बाहुबली जिसे दुनिया अपाचे गार्जियन हेलीकॉप्टर के नाम से जानती है। ये कोई आम हेलीकॉप्टर नहीं है, इसे उड़ता हुआ टैंक कहा जाता है। एक ऐसा शिकारी जो पहाड़ों की आड़ में छिपे दुश्मन को मीलों दूर से देख सकता है और पलक झपकते ही उसका नामो निशान मिटा सकता है। भारत को इसकी सख्त जरूरत थी अपनी पश्चिमी सीमाओं को और भी ज्यादा अभेद्य बनाने के लिए। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। जहाज समंदर की लहरों को चीरता हुआ भारत की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही ये जहाज तुर्की के करीब पहुंचा, वहां एक ऐसा खेल खेला गया जिसकी उम्मीद शायद अमेरिका को भी नहीं थी। तुर्की ने अपनी दादागिरी दिखाते हुए उस जहाज को अपने एयर स्पेस और अपने नियंत्रण वाले समुद्री रास्ते से गुजरने में अड़ंगा लगा दिया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। कूटनीति की भाषा में इसे डिलीवरी में देरी कहा जा रहा है, लेकिन हम और आप इसे सड़क छाप भाषा में समझें तो ये सीधा सीधा रास्ता रोकना है। ये वही तुर्की है जो नाटो का मेंबर है, अमेरिका का तथाकथित सहयोगी है, लेकिन भारत के मामले में इसकी अक्ल पर जैसे पत्थर पड़ गए हैं। सूत्रों की माने तो तुर्की ने साफ तौर पर उस जहाज को क्लियरेंस देने में आनाकानी की, जिसके चलते उस कार्गो को वापस मोड़ना पड़ा या लंबा रास्ता लेना पड़ा। इससे जो अपाचे हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना के बेड़े में आज शामिल होने वाले थे, अब वो हफ्तों या महीनों की देरी से आएंगे। तुर्की की इस हरकत ने साफ कर दिया है कि वो अब पर्दे के पीछे से नहीं बल्कि खुलकर भारत के खिलाफ मैदान में आ गया है। वो पाकिस्तान को खुश करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है, भले ही इसके लिए उसे अपने पुराने आका अमेरिका से ही क्यों न उलझना पड़े। लेकिन सवाल ये है कि तुर्की के पेट में असली दर्द क्या है? ये सिर्फ हेलीकॉप्टर की बात नहीं है, इसके पीछे की खुन्नस बहुत पुरानी और बहुत गहरी है। लाल किले की साजिश और इस्तांबुल कनेक्शन।
अगर आपको लगता है कि तुर्की सिर्फ हेलीकॉप्टर रोककर खुश है, तो आप गलतफहमी में हैं। खेल इससे कहीं ज्यादा गंदा और खतरनाक है। अभी हाल ही में भारतीय खुफिया एजेंसियों ने एक बहुत बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है, और इस नेटवर्क के तार कहीं और नहीं बल्कि तुर्की की राजधानी और वहां के बड़े शहरों से जुड़ रहे हैं। याद है आपको वो रिपोर्ट्स जिनमें दिल्ली को दहलाने की बात सामने आई थी? लाल किला ब्लास्ट की साजिश। पहले हम सोचते थे कि ये सब सीमा पार पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स का काम है, लेकिन अब जो सबूत सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। जांच में पता चला है कि पाकिस्तान के कुख्यात संगठन जैश-ए-मोहम्मद के लोग अब कराची या रावलपिंडी में नहीं बल्कि तुर्की में बैठकर भारत के खिलाफ जहर घोल रहे हैं। ये 2025 का दौर है और अब कट्टरपंथी तत्वों ने अपना ठिकाना बदल लिया है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि आतंकी साजिशों में शामिल कुछ संदिग्ध नाम जैसे उमर और मुजामिल तुर्की गए थे। वहां वो टूरिस्ट बनकर नहीं गए थे, बल्कि वहां उनकी मुलाकात जैश के उन हैंडलर्स से हुई जो तुर्की की सरकार की नाक के नीचे अपना नेटवर्क चला रहे हैं। सोचिए, जिस देश को हम अपना दोस्त बनाने की कोशिश करते रहे, वो हमारी पीठ पीछे हमारे दुश्मनों को पनाह दे रहा है। साजिश ये थी कि 26 नवंबर जैसा ही या उससे भी खौफनाक हमला करके भारत की राजधानी को हिला दिया जाए, और इन साजिशकर्ताओं को लॉजिस्टिक सपोर्ट, पैसा और शायद हथियार मुहैया कराने में तुर्की की जमीन का इस्तेमाल हो रहा है। ये खुलासा कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये सीधे तौर पर भारत की संप्रभुता पर हमला है। तुर्की अब पाकिस्तान का बड़ा भाई बनने की कोशिश में इतना अंधा हो चुका है कि उसे ये दिखाई नहीं दे रहा कि वो आग से खेल रहा है, और जब ये आग भड़केगी तो सबसे पहले उसका अपना दामन ही जलेगा। क्या एर्दोगन को लगता है कि भारत इन हरकतों को चुपचाप देखता रहेगा? एर्दोगन का अहंकार और गुलान का बदला। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर खटक रहा होगा कि आखिर तुर्की को भारत से इतनी नफरत क्यों हो गई? क्या हमने उनका कुछ बिगाड़ा है? इसका जवाब छुपा है एक आदमी के अहंकार में, और वो आदमी है तुर्की का राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन। ये वो नेता है जो खुद को आधुनिक दौर का खलीफा मानता है। मुस्लिम दुनिया का लीडर बनने का इनका सपना इन्हें चैन से सोने नहीं देता। कहानी फ्लैशबैक में जाती है साल 2016 से 17 के आसपास। उस वक्त तुर्की में एक बगावत हुई थी, तख्ता पलट की कोशिश हुई थी। एर्दोगन की कुर्सी हिल गई थी। उन्होंने इसका पूरा ठीकरा फोड़ा फेतुल्लाह गुलान नाम के एक धार्मिक नेता पर जो अमेरिका में रहते हैं। एर्दोगन का आरोप था कि गुलान का संगठन, जिसे वो गुलान मूवमेंट कहते हैं, उसने ही ये विद्रोह करवाया। अब यहाँ भारत की एंट्री होती है। एर्दोगन ने भारत को एक फरमान सुनाया। जी हाँ, निवेदन नहीं, फरमान। उन्होंने कहा कि भारत में गुलान मूवमेंट से जुड़े जितने भी स्कूल हैं, संस्थाएं हैं, उन्हें तुरंत बंद कर दिया जाए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हम किसी के इशारों पर अपने देश में चल रहे वैध संस्थानों पर ताला नहीं लगाते। भारत ने कूटनीतिक तरीके से इस मांग को अनसुना कर दिया। बस यही बात एर्दोगन के अहंकार को चुभ गई। उन्हें लगा कि भारत ने उनकी बात कैसे टाली। इस ना का बदला लेने के लिए उन्होंने पाकिस्तान को अपना सबसे करीबी यार बना लिया। तब से लेकर आज तक, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस, यूएन का मंच हो या कोई और अंतर्राष्ट्रीय बैठक, तुर्की ने कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाना अपना धर्म बना लिया है। वो भूल गए कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और उस पर बोलने की हैसियत दुनिया के किसी मुल्क की नहीं है। लेकिन अपनी खुन्नस निकालने के लिए एर्दोगन अब भारत के खिलाफ हर उस साजिश का हिस्सा बनने को तैयार हैं जिससे भारत को नुकसान पहुंचाया जा सके। ये एक नेता की पर्सनल ईगो है जो अब दो देशों के रिश्तों को दीमक की तरह चाट रही है। भारत का कर्ज जो तुर्की कभी नहीं उतार पाएगा। तुर्की की ये हरकतें देखकर मन में एक ही शब्द आता है, एहसान फरामोश। इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिस भारत को आज तुर्की आंखें दिखा रहा है, उसी भारत ने उसके बुरे वक्त में उसे सहारा दिया था। ये बात है 1912 की, जब बाल्कन युद्ध चल रहे थे। तुर्की के सैनिक मर रहे थे। उनके पास इलाज के लिए डॉक्टर नहीं थे, दवाइयां नहीं थी। उस वक्त भारत गुलाम था, लेकिन भारतीयों का दिल तब भी बड़ा था। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, एएम अंसारी ने एक मेडिकल मिशन तैयार किया। वो अपनी टीम के साथ तुर्की गए। उन्होंने वहां दिन रात एक करके अपनी जान की परवाह किए बिना तुर्की के घायल सैनिकों का इलाज किया, उनकी जान बचाई। उस वक्त तुर्की के लोगों की आंखों में भारत के लिए आंसू थे, सम्मान था। उन्होंने डॉक्टर अंसारी और उनकी टीम को ऑर्डर ऑफ उस्मानिये जैसे बड़े सम्मान से नवाजा था। और तो और, जब तुर्की अपना स्वतंत्रता संग्राम लड़ रहा था, तब हमारे महात्मा गांधी ने उनका समर्थन किया था। 1920 के दशक में खिलाफत आंदोलन के जरिए भारत के मुसलमानों और हिंदुओं ने मिलकर तुर्की के खलीफा के सम्मान के लिए अंग्रेजों से लोहा लिया था।
1947 में जब हम आजाद हुए तो तुर्की ने तुरंत हमें मान्यता दी। हमारी भाषाओं में, हिंदी और तुर्की में 9,000 से ज्यादा शब्द एक जैसे हैं। हमारा खान पान, हमारा तहजीब, बहुत कुछ मिलता जुलता है। लेकिन आज तुर्की ने उस सारे इतिहास को, उस भाईचारे को, उस मेडिकल मिशन के बलिदान को कूड़ेदान में डाल दिया है। जिस मुल्क की नींव बचाने में भारत ने मदद की, आज वही मुल्क भारत की नींव खोदने की कोशिश कर रहा है। इसे कहते हैं आस्तीन का सांप पालना। भारत का ये कर्ज तुर्की पर इतना भारी है कि वो अगले 100 जन्म भी ले ले तो इसे उतार नहीं पाएगा। लेकिन शायद शर्म नाम की चीज एर्दोगन की डिक्शनरी में है ही नहीं। 11वीं सदी की नफरत और सालार मसूद का किस्सा। लेकिन दोस्तों, ये दुश्मनी सिर्फ आज की नहीं है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इस नफरत की जड़ें बहुत गहरी हैं, करीब 1000 साल पुरानी। तुर्की का जो एलीट वर्ग है वो अपने आप को उन तुर्क आक्रमणकारियों का वंशज मानता है जिन्होंने भारत पर हमले किए थे। हमें स्कूलों में ज्यादा नहीं पढ़ाया गया, लेकिन आपको 11वीं सदी के उस दौर में जाना होगा जब महमूद गजनवी भारत को लूट रहा था। उसी का एक भांजा था, या कह लीजिए सेनापति था, सालार मसूद, जिसे गाजी कहा जाता था। वो भारत आया था इस्लाम का प्रचार करने के नाम पर, लेकिन उसका असली मकसद था तलवार के दम पर कब्जा करना। उसने सिंध जीता, मुल्तान जीता और आगे बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश के बहराइच तक आ पहुंचा। उसे लगा कि भारत को जीतना बच्चों का खेल है, लेकिन बहराइच में उसका सामना हुआ भारत के एक महान वीर योद्धा से, जिनका नाम था राजा सुहेल देव। 1034 ईस्वी का वो साल था। राजा सुहेल देव ने अपनी सेना को संगठित किया और सालार मसूद की विशाल तुर्की सेना को ऐसा सबक सिखाया कि इतिहास कांप गया। उस युद्ध में सालार मसूद मारा गया, उसकी पूरी सेना का सफाया कर दिया गया। कहते हैं कि तुर्की के कट्टरपंथी आज भी उस हार को भूले नहीं हैं। उनके लिए सालार मसूद एक हीरो है, एक शहीद है, लेकिन भारत के लिए वो एक आक्रांता था। आज का तुर्की जब भारत को देखता है तो शायद उसे राजा सुहेल देव की वो तलवार याद आती है जिसने उनके पूर्वजों के अहंकार को मिट्टी में मिला दिया था। ये जो आज की जियोपॉलिटिक्स है, इसमें कहीं ना कहीं वो पुराना ऐतिहासिक घाव भी रिस रहा है। वो भारत को एक काफिर देश और खुद को इस्लाम का रक्षक मानने की गलतफहमी में जी रहे हैं। और यही वो वैचारिक नफरत है जो बार बार हेलीकॉप्टर रोकने या आतंकियों को पनाह देने के रूप में बाहर निकल रही है। शीत युद्ध की राजनीति और पाकिस्तान का नापाक गठजोड़। अब थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री और जियोपॉलिटिक्स के उस खेल को समझते हैं जिसने तुर्की को अमेरिका की गोद में और भारत को रूस के करीब धकेल दिया। 1948 में हमारे रिश्ते शुरू तो हुए, लेकिन फिर दुनिया दो गुटों में बंट गई। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत संघ, रूस। शीत युद्ध का वो दौर था। तुर्की ने अपना फायदा देखा और वो नाटो में शामिल होकर अमेरिका का पिछलग्गू बन गया। उसे लगा कि अमेरिका के साथ रहने में ही भलाई है। वहीं भारत ने गुटनिरपेक्षता का रास्ता चुना, लेकिन वक्त के साथ हमारी दोस्ती रूस से गहरी होती गई क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान को हथियार दे रहा था। यहीं से तुर्की और पाकिस्तान की लव स्टोरी शुरू हुई। चूंकि दोनों अमेरिका के खेमे में थे, दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं। पाकिस्तान ने तुर्की को अपना रोल मॉडल बना लिया और तुर्की को लगा कि दक्षिण एशिया में अपनी धाक जमाने के लिए पाकिस्तान सबसे बढ़िया मोहरा है। आज हालत यह है कि पाकिस्तान तुर्की का वो बिगड़ेल भाई बन चुका है जो हर गलत काम में उसका साथ देता है। तुर्की को लगता है कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है और अगर वो पाकिस्तान के साथ रहेगा तो मुस्लिम दुनिया में उसकी ताकत बढ़ जाएगी। इसीलिए जब भी कश्मीर में धारा 370 हटी या भारत ने कोई कड़ा कदम उठाया, तुर्की सबसे पहले चिल्लाया। उसने FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में भी पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट होने से बचाने के लिए एडी छोटी का जोर लगा दिया। ये जो हेलीकॉप्टर रोका गया है, ये भी उसी दोस्ती का एक रिटर्न गिफ्ट है जो तुर्की पाकिस्तान को दे रहा है। वो भारत की सप्लाई चेन को तोड़ना चाहता है। वो चाहता है कि भारत कमजोर रहे ताकि उसका लाडला पाकिस्तान सुरक्षित महसूस करे। लेकिन ये 2025 का भारत है जो अपनी जरूरतों के लिए अब किसी एक रास्ते या एक मुल्क का मोहताज नहीं है। 2025 के भारत की हुंकार और कूटनीतिक तमाचा। तो क्या भारत तुर्की की इन हरकतों से डर गया है? क्या अपाचे रुकने से हमारी सुरक्षा खतरे में पड़ गई है? बिल्कुल नहीं, बल्कि इसका असर उल्टा हुआ है। भारत ने अब तुर्की को उसी की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया है। कूटनीति में इसे कहते हैं जैसे को तैसा। आपको याद होगा, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने तुर्की के कट्टर दुश्मन देशों ग्रीस, साइप्रस और आर्मेनिया के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने शुरू कर दिए हैं। आर्मेनिया को तो भारत ने अपने स्वदेशी पिनाका रॉकेट सिस्टम और तोपें बेचना भी शुरू कर दिया है।
ये तुर्की के मुंह पर एक करारा तमाचा है। तुर्की ने हमारा एक जहाज रोका, हम उसके पड़ोसियों को इतना मजबूत कर देंगे कि तुर्की को अपनी सीमाओं की चिंता सताने लगेगी। 2025 का भारत अब डिफेंस में नहीं खेलता, हम फ्रंट फुट पर खेलना जानते हैं। तुर्की की इकोनॉमी पहले से ही वेंटिलेटर पर है, वहां महंगाई आसमान छू रही है और ऐसे में भारत जैसे विशाल बाजार से पंगा लेना तुर्की के लिए आर्थिक आत्महत्या जैसा है। भारत ने वहां से आने वाले माल पर सख्ती करनी शुरू कर दी है। टूरिज्म, जो तुर्की की कमाई का बड़ा जरिया था, उस पर भी भारतीय पर्यटकों की संख्या अब घटने लगी है, क्योंकि देश के लोगों में भी अब गुस्सा है। अपाचे हेलीकॉप्टर तो घूम कर आ जाएंगे, थोड़े दिन बाद सही, लेकिन आ जाएंगे। लेकिन तुर्की ने भारत का जो भरोसा खोया है वो अब कभी वापस नहीं आएगा। हमारे विदेश मंत्री ने वैश्विक मंचों पर साफ कर दिया है कि जो हमारी संप्रभुता का सम्मान नहीं करेगा, हम उसके साथ व्यापार तो दूर, बात करना भी पसंद नहीं करेंगे। तुर्की को अब यह समझ लेना चाहिए कि ये 1990 का भारत नहीं है जो शिकायती खत लिखेगा। ये नया भारत है जो घर में घुसकर मारता भी है और भरी दुनिया में बेनकाब करना भी जानता है। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी का लबोलुआब ये है कि तुर्की ने अपनी वफादारी पाकिस्तान के आतंकवाद और अपनी झूठी शान के नाम कर दी है। अपाचे हेलीकॉप्टर को रोकना महज एक शुरुआत है। ये एक संकेत है कि आने वाले वक्त में समंदर के रास्ते और भी चुनौतियां मिल सकती हैं, लेकिन भारत की तैयारी भी पूरी है। चाहे वो लाल किले की साजिश हो या समंदर की नाकाबंदी, हमारे सुरक्षा तंत्र और हमारी कूटनीति ने हर चक्रव्यूह को तोड़ने का प्लान तैयार कर रखा है। तुर्की का ये कर्ज जो उसने हमारे भरोसे का खून करके चढ़ाया है, उसे ब्याज समेत चुकाना पड़ेगा। भारत ने अब अपनी लुक वेस्ट पॉलिसी में तुर्की को रेड लिस्ट में डाल दिया है। दुनिया देख रही है कि कैसे एक तरफ भारत शांति और विकास की बात कर रहा है और दूसरी तरफ तुर्की जैसे देश नफरत के बीज बो रहे हैं। लेकिन इतिहास गवाह है, जीत हमेशा सत्य और धर्म की होती है। राजा सुहेल देव ने 1000 साल पहले जो किया था, आज का भारत कूटनीतिक और आर्थिक तौर पर वही करने का मादा रखता है। तुर्की की ये चाल उसी पर भारी पड़ने वाली है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को तुर्की के साथ सभी रिश्ते तोड़ लेने चाहिए या हमें उसके दुश्मन देशों को और ज्यादा हथियार देने चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर ठोकिएगा, क्योंकि आपकी राय ही देश की आवाज है। और हाँ, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि अगले वीडियो में हम खुलासा करेंगे कि कैसे भारत की एक सीक्रेट सबमरीन ने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के नीचे खलबली मचा दी है। एक ऐसी रिपोर्ट जो चीन की नींद उड़ा देगी। उस रोंगटे खड़े कर देने वाले सच को जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।